जय हिंद बच्चों। आज की सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम ब्रिटिश रूल पढ़ने वाले हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी में लगभग हर साल एक दो क्वेश्चन उठकर आते ही हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर के बेस पर बता देता हूँ कि उसके बेस पर सिलेबस तो है ही पूरा। सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर के बेस पर मैंने इस टॉपिक को पूरा सेलेक्ट किया है। इस वीडियो को बनाने में बहुत इसका जो मैंने पूरा बनाया है, पूरे 1.5-2 दिन लगा के सभी फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूशन प्लस एआई प्लस मेरे प्रीवियस नोट्स को मिला के कंपाइल नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कलेक्ट किया है कि क्या एक्चुअल में पूछा जाता है प्रीवियस ईयर पेपर में यूपीएससी और स्टेट पीएससीज में। मैं आपको अभी थोड़ी देर में पढ़ के भी बता देता हूँ कि क्या एक्चुअल में पूछा जा रहा है। इससे अपन को क्लैरिटी रहे कि मॉडर्न हिस्ट्री जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं क्लटर्ड है, यहाँ से ये हो रहा है वहाँ से वो हो रहा है, अंग्रेज मराठा मुगल सब कुछ, तो एक्चुअल में पढ़ना किस वे में है वो तब पता चलेगा जब अपन को ये पता चले कि एक्चुअल में पूछा क्या जाता है। मैं आपको क्वेश्चंस पहले प्रीवियस ईयर यूपीएससी स्टेट पीएससी इसके पढ़ के बता देता हूँ। मैंने आपके लिए पूरे यूपीएससी और स्टेट पीएससी के सारे क्वेश्चन निकाले हुए हैं, जिनको मैंने बाइफरकेट करके एक्चुअल में 1600 लेकर 1857 तक किस एरिया से क्वेश्चन आए हैं, और इससे अपन को ये पता लग जाता है कि पूछा क्या जाएगा, तो अपन उसी में फोकस करें। सबसे पहले उसमें लिखा है कि उपनिवेशित शासन में आदिवासियों को कैसे प्रभावित किया जाता है तथा उनकी क्या प्रतिक्रिया रही थी। मतलब अंग्रेजों ने ट्राइब्स को, जनजातियों को कैसे प्रभावित किया था और इसकी क्या प्रतिक्रिया रही थी, मतलब क्या इनके इफेक्ट रहे थे। मतलब आदिवासी विद्रोह पूछे हैं कि क्योंकि तभी तो आदिवासी प्रतिक्रिया करेंगे। तो एक ये चीज हो गई, मतलब आदिवासी क्षेत्रों से, जनजाति क्षेत्रों से पूछा जाता है। उसके बाद वो कह रहे हैं ये सारे वो क्वेश्चन है जो 1600 से 1857 के बीच के टॉपिकों से पूछे गए हैं। उसके बाद 1857 से 1947 तक के टॉपिक मैंने आगे कवर करे हैं, अगली वीडियो में आएंगे वो। किन ब्रिटिश नीतियों के कारण 1857 की क्रांति हुई, मतलब पूरा 1600 से लेके पूरे जितने गवर्नर जनरल रहे हैं उनने क्या क्या पॉलिसीज लागू करी थी, उसके बेस पर क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी और स्टेट पीएससी, तो अपन ने वो भी इस टॉपिक में कवर करे गए हैं। उसके बाद लिखा है मध्य 18वीं शताब्दी में भारत विखंडित राजतंत्रों में बट गया था। मतलब 18th सेंचुरी में इंडिया कई सारे डायनेस्टीज में बट गई थी, जैसे मराठा हो गए, राजपूत हो गए, नॉर्थ में बंगाल, नवाब, अवध, दिल्ली, ये सब हो गए थे, साउथ में मैसूर हो गया था। तो इस समय में इन सब के बारे में, और अंग्रेज भी थे, अंग्रेज धीरे धीरे एंटर कर रहे थे। मतलब ये इस रियासतों का विखंडन भी पूछा जा रहा है, बाइफरकेशन ऑफ डायनेस्टीज, ये भी इस चैप्टर में कवर किया गया है। उसके बाद पूछ रहा है कि भारत के उपनिवेश काल में, मतलब जब भारत गुलाम था तब अंग्रेज पारंपरिक उद्योग पतन हो गया था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था अपंग हो गई थी। मतलब फॉरेन ट्रेड की वजह से, ब्रिटिशर्स की वजह से उन्होंने मशीनरी यूज करके इतना माल सस्ता कर दिया था कि जो लोकल ट्रेडर वेंडर्स थे वो, उनका व्यापार ठप पड़ गया था एकदम। मतलब आर्थिक स्थिति में फिर बता रहा हूँ, राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक, इन चार के अलावा पूछा ही नहीं जा रहा है क्वेश्चन में। उसके बाद वो कह रहा है कि 1857 के रिवोल्ट में 100 सालों के छोटे छोटे विद्रोह के बाद का ये चरम आंदोलन था। मतलब अपन को प्रीवियसली जो विद्रोह हुए हैं, सेना ने किए हो, चाहे जनजातियों ने की हो, सोशल लेवल पे हुआ हो, धार्मिक लेवल पे हुआ हो, क्योंकि मिशनरीज आ गई थी धर्म परिवर्तन के लिए, तो ये सारी चीजें। और स्टेट पीएससी से एक क्वेश्चन दो तीन तीन बार आया है, तो मैं आपको कॉमन क्वेश्चंस बता देता हूँ। 1847 के रिवोल्ट का नेचर क्या था, हुआ कैसे था, उसके क्या इफेक्ट थे, क्या रीजंस थे, और पूरी प्रोसेस पूछी है। इसके असफलता के कारण पूछे हैं और अंग्रेजों की सफलता के कारण पूछे हैं। और उसके बाद पूछा है कि ये यूपीएससी, हाँ यूपीएससी का ही क्वेश्चन है कि रेलवे आगमन से सामाजिक आर्थिक क्या बदलाव हुए, डाक से क्या हुए, उस तार व्यवस्था से क्या हुए, अंग्रेजों ने क्या क्या संरचनात्मक कार्य किए, मतलब क्या क्या अच्छी चीजें भी करी जिसके चक्कर में मॉडर्न इंडिया में उनका रोल है, जैसे कि ब्रिज बनाए थे बहुत अच्छे, बिल्डिंग्स बहुत अच्छी थी, वो सारी चीजें। इसका मतलब मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों की पॉलिसीज क्या है, ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज क्या थी, और इसका सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, रिलीजियस क्या इफेक्ट पड़ता है इंडिया पे, ये पूछा जा रहा है। और अब मैं आपको बताऊं कि जब अंग्रेज भारत पे आए, किस अंग्रेज की किससे शादी हुई, कितने बच्चे थे, कितना पैसा लूटा, तो आप बताओ ये वीडियो कोई काम की रहेगी क्या। जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा रहा है मैं वही आपको बताऊं, ताकि जो आगे पूछा जा सकता है वो आपसे बन पाए, तभी तो वीडियो का कोई सेंस है। तो अभी अपन, अगर आप
हालांकि आप चाहे तो इतना पूरा जो मैंने पार्ट बोला है वो स्किप कर सकते हो। अभी अपन मेन टॉपिक पे आते हैं। तो अभी आप जैसे जैसे पढ़ोगे ना आप समझ जाओगे कि जो एक्चुअल में प्रीवियस ईयर से अपन को पता चलता है पूछा जा रहा है वही अपन पढ़ रहे हैं, नो एक्स्ट्रा नॉइस। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि कंपनी की स्थापना कैसे हुई 1600 से लेके 1700। अब मैंने इनको बांट दिया है, 1600 से 1700 वाला टाइम जोन पढ़ेंगे, इसमें क्या सोशल इकोनॉमिकल इफेक्ट डाले हैं अंग्रेजों ने। 17 से 1750, 1750 से 800, 800 से 18 से 1857, ये पूरे बायफर्केट करके पढ़ेंगे और इनके क्या सोशल इकोनॉमिकल इस उस पर्टिकुलर टाइम जोन में, बायफर्केशन के टाइम जोन में क्या इफेक्ट रहे हैं वो भी अपन जानेंगे। तो सबसे पहले 1600 से 1700, 100 साल में क्या अंग्रेजों ने किया, क्योंकि शुरुआती टाइम था, ज़्यादा तो चीज़ें हुई नहीं थी। तो सबसे पहले कंपनी की स्थापना होती है 31 दिसंबर 1600 में, इंग्लैंड में, मीन्स लंदन में। और लंदन में महारानी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी जिन्होंने ये बिल पास किया था। और इस बिल का नाम क्या था? इस बिल का नाम था गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इंडीज, नॉट इंडियंस, ईस्ट इंडीज। इस पूरी बिल को कंपाइल करके बोल दिया ईस्ट, इस पूरे बिल से जो कंपनी बनी उस कंपनी को बोल दिया ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी, और जब ये वहां की पार्लियामेंट में गया, संसद ने गया, तो संसद ने 15 दिनों में, संसद ने कंपनी को 15 वर्षों तक पूर्व मतलब भारत में व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया। एकाधिकार का मतलब होता है कि ब्रिटिश से अब कोई दूसरी कंपनी पूर्व में या फिर ईस्ट में ट्रेड नहीं कर पाएगी। वो बात अलग है, फ्रेंच डचेस भी आ गए थे, पुर्तगाली, फिर क्या कहते हैं फ्रांसिस भी आ गए थे, पर वो दूसरे देश के हैं, उन पर कुछ नहीं। पर ब्रिटेन से केवल एक ही कंपनी रहेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी। उसका काम क्या होगा? इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव था, मेन उद्देश्य एक ही था कि भारत से मसाले, सूती कपड़े, रेशम और नील, इनका व्यापार करना है। इनका व्यापार वो लाके इंग्लैंड में करें और फिर दुगने दामों में और भी यूरोपीय देशों में बेचे ताकि कंपनी को फायदा हो। ये थी मेन कंपनी का ऑब्जेक्टिव कि कंपनी शुरू क्यों हुई, ये हुई। उसके बाद आए ब्रिटिशर्स इंडिया। हुआ क्या? आप ये इस पूरी क्लास में पूरा आप एक मूवी की तरह देखोगे इसको। मैं तो कहता हूँ लिख, अगली दोबारा पढ़ोगे तब ले लेना, अभी बस बढ़िया बैठ के कुर्सी पे पैर तान के और सुनो इसको। पूरी स्टोरी आपके दिमाग में, पूरी स्टोरी चल रही होगी, मूवी चल रही होगी। आप ये मॉडर्न हिस्ट्री आज अपने अंदर पूरा उतार के जाओगे घोल के। इतनी इजी वे में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले क्या हुआ? विलियम हॉकिंस 1608 में आए। कहाँ आए? सूरत बंदरगाह, सूरत पोर्ट पर आए विलियम हॉकिंस 1608 में। और ईस्ट इंडिया कंपनी का ये पहला जहाज था, जहाज का नाम था हेक्टर। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला हेक्टर जहाज भारत आया। और कहाँ आया? सूरत में आया। और ये अंग्रेज का पुर्तगाली विरोध के कारण, अंग्रेज और पुर्तगाली, अंग्रेज एंड डचेस, ब्रिटिशर्स एंड डचेस के विरोध के कारण जहांगीर ने इनके साथ व्यापार करने से मना कर दिया। हुआ ये था कि पुर्तगाली बहुत पहले से आ गए थे, गोवा आ गए थे, मुंबई आ गए थे और जहांगीर से भी मिल लिया था, तो उनके साथ ऑलरेडी इनका ट्रेड चल रहा था। और उसके बाद विलियम हॉकिंस आए, इन्होंने कहा हमें भी ट्रेड करना है। तो जहांगीर ने कहा कि देखो भाई, आप दोनों का युद्ध चलता है, मैं आपको भी परमिशन दे दूंगा, तो कल को आप दोनों में लड़ाई होगी। तो इनके चक्कर में पुर्तगालियों पहले पहुंच गए थे, इस चक्कर में विलियम हॉकिंस को कोई डील फाइनल नहीं हुई। इनको मतलब औरंगजेब ने मना कर दिया, जहांगीर ने मना कर दिया कि हम आपको व्यापार करने की परमिशन नहीं दे सकते क्योंकि हम ऑलरेडी पुर्तगालियों को दे चुके हैं। उसके बाद क्या हुआ? इन लोगों ने एक फैक्ट्री खोली। पहली फैक्ट्री ब्रिटिशर्स की थी, 1611 से 13 तक चली वो फैक्ट्री। इन्होंने इसको, ये एक अस्थायी फैक्ट्री थी, परमानेंट फैक्ट्री नहीं थी, टेम्पररी फैक्ट्री थी, जो इन्होंने मसूलीपट्टनम में खोली थी। ठीक है। उसके बाद क्योंकि परमिशन तो मिली नहीं थी, साउथ में गए जहाँ पे मुगलों का रूल नहीं था, तो उसके बाद इन्होंने खोली एक स्थायी फैक्ट्री 1613 में, 1630 में। क्यों, कैसे खोल पाए ये परमानेंट फैक्ट्री? फिर क्योंकि पुर्तगालियों से इन्होंने युद्ध जीत लिया था, क्योंकि पुर्तगालियों से वो चल रहा था इनका कॉन्फ्लिक्ट यूरोप में डचेस से। तो भारत में ये कॉन्फ्लिक्ट वो जीत गए थे, तो इससे क्या हुआ, किसी एक को ही परमिट दे सकता था जहांगीर। पहले पोर्चुगल्स को दिया था, तो अब किसको दे दिया जीतने के बाद? भारतीयों को कह रहा हूँ, अंग्रेजों को दे दिया। तो जहांगीर से इन्होंने फरमान जारी करवा लिया। और उसके बाद पहली स्थायी फैक्ट्री उन्होंने खोली सूरत में इन्होंने फैक्ट्री खोल ली। उसके बाद इन्होंने क्या किया? एक शाही फरमान जारी किया 1615 में। 1615 में आए सर थॉमस आए 1615 में, इन्होंने शाही फरमान जारी करवाया। देखते हैं कैसे।
सर थॉमस रो इनका पूरा नाम था। जब मैंने मुगल पढ़ाया था तो जहांगीर के टाइम पे ये चीज़ें पढ़ाई थी आपको पूरी डिटेल में। आप चाहें तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, कंप्लीट विथ नोट, फुल एक्सप्लेनेशन, इजी लैंग्वेज में है। सर थॉमस रो एक्चुअल में ये साम्राज्य लिख दिया, सम्राट जेम्स सेकंड, जो कि ब्रिटिश के किंग थे, ब्रिटिश के टाइम के जेम्स सेकंड, उनके राजदूत बनकर आए थे इंडिया जहांगीर के दरबार में। एक्चुअली जेम्स सेकंड ने एक लेटर भेजा था अकबर के लिए, तो इनको आते आते जब तक आए तब तक अगर अकबर शांत हो गए थे, बुढ़ापे और वो सारी चीज़ों के कारण, बीमारी मार शांत हो गए थे। जब तक आए फिर तो मिला इनको जहांगीर। जहांगीर ने इनके दरबार में आए, और थॉमस रो बहुत राजदूत है, मतलब बहुत माइंडफुल आदमी है। तो इसने अपनी कूटनीति से, अपनी अपनी क्या कहते हैं इंटेलेक्चुअलिटी से आगरा में गुजरात के भरूच में फैक्ट्री खोलने का शाही फरमान ले लिया। इसी को कहते हैं 1615 का शाही फरमान। कहाँ कहाँ पे? आगरा में और भरूच गुजरात में। आगरा हो गया ताकि पूरी इंडिया से आगरा में माल लाया जा सके, माल ला के आगरा से सूरत गुजरात में के भरूच बंदरगाह पहुंचा के और ट्रेड कर ले आए फिर अपन पूरी दुनिया में, ठीक है। और 1615 में ये हुआ, और 1633 में इन्होंने उड़ीसा में भी एक फैक्ट्री खोल ली। मतलब इनके पास आगरा में एक पोर्ट, मतलब एक ड्राई पोर्ट बन गया, सूखा बंदरगाह, उसके बाद भरूच में बन गया, और उड़ीसा में भी ये बन गया। उड़ीसा में भी इनने फैक्ट्री खोल ली, उड़ीसा भी समुद्र के पास है। तो 1633 में ये होगा। उसके बाद अंग्रेज क्या करते हैं, बंगाल में प्रवेश कर जाते हैं 1651 में। कैसे प्रवेश करते हैं? एक्चुअल में एक बंगाल का सूबेदार था शाह शुजा ना, शाहजहां का पुत्र था। शाहजहां के 4 पुत्र थे, जिसमें से एक औरंगजेब था। तो औरंगजेब की आगे स्टोरी आती है। शाह शुजा जब क्या कहते हैं शाहजहां राजा बना था, तो उसका पुत्र शाहजहां बंगाल का सूबेदार या फिर सामंत था। तो उसने क्या किया, अंग्रेजों को 3000 रुपए वार्षिक के बदले पूरे बंगाल में, या पूरे बंगाल से, ये दोनों वर्ड मायने रखते हैं ना, इसलिए मैंने जानबूझ के लिखे हैं ये दोनों वर्ड एक साथ, कि पूरे बंगाल में या पूरे बंगाल से व्यापार की अनुमति दे दी। मात्र 3000 रुपए वार्षिक हमें जमा करो शाहसुजा को, और पूरे बंगाल में करो, या फिर पूरे बंगाल से बाहर, मतलब बंगाल से बाहर करो, फ्री ट्रेड। इससे क्या हुआ, इन्होंने हुगली में अगली फैक्ट्री बना ली 1651 में, ठीक है। हुगली मतलब हुगली नदी के पास इन्होंने फैक्ट्री बना ली, क्योंकि अंग्रेजों के पास जहाज तो थे ही, तो सीधे नदी से समुद्र से अपने व्यापार करने निकल जाते। उसके बाद आते हैं 1662 में। जो 1662 में हुआ ये कि ब्रिटिशर्स के चार्ल्स सेकंड और पोर्चुगल लेडी कैथरीन, पोर्चुगल राजकुमारी प्रिंसेस कैथरीन की हो गई शादी, और दहेज में इनको मुंबई मिल गया। मुंबई दहेज प्रथा होती थी, बताओ अंग्रेजों की भी, सही है। तो दहेज में अंग्रेजों को पोर्चुगल से हटाकर मुंबई मिल गया, जो कि पहले पोर्चुगल के पास था। तो 1662 में, फिर 1668 1668 में क्या होता है, अंग्रेजों ने अपनी सेना बढ़ाने की सोची कि यार इतनी दूर आए हैं, सेफ्टी नहीं है, तो अपनी सेना रखते हैं, कल को अपन इन पर राज भी करेंगे, है ना, सेना बढ़ाते हैं, पावर बढ़ाएंगे अपन सबरी। तो अंग्रेजों ने अपनी सेना बढ़ानी चाहिए। तो उस समय औरंगजेब राजा बन चुका था, शाहजहां के बाद उनका तीसरे नंबर का पुत्र औरंगजेब राजा बन गया था। जगह नहीं थी तो मैंने आधा छोड़ दिया। औरंगजेब राजा बना, तो औरंगजेब ने इनकी, और बहुत कट्टर शासक था ये, तो औरंगजेब ने इनकी बहुत बुरी तरीके से हराया और इनको भगा दिया, पूरे बंगाल से ही भगा दिया, क्योंकि तुम अपनी सेना रखोगे, अच्छा इतने बड़े हो गए, तो भगा दिया। तो इनको एक फीवर आइलैंड में जाके इन्होंने शरण ली, क्योंकि भागे थे, तो ऐसा तो है नहीं एक गांव से भगाया दूसरे में छुप गए। भारत से भगाएंगे तो कहाँ जाएंगे, ब्रिटेन जा नहीं सकते। तो एक फीवर आइलैंड था, वहां जाके फिर रहे ये कुछ दिन, क्योंकि औरंगजेब ने बहुत तरीके से मार मारी इनकी, पूरा लाल कर दिया इनको, भगा तो दिया, और साथ में 50,000 का जुर्माना भी ठोक दिया इन पे। कब? 1668 में औरंगजेब ने। और क्यों किया ये सब? भगा दिया, फीवर आइलैंड पे रहना पड़ा, 50,000 का जुर्माना ठोक दिया, क्योंकि ये अपनी सेना बढ़ाने की सोच रहे थे कि अब से हम भी अपनी सेना रखेंगे। इससे अपन को पता चल जाता है, अपन आगे डिस्कस करेंगे कि अंग्रेजों की ना पहले से ही नीयत खराब थी, ये पूरा क्षेत्र जीत लेने की, है ना, अपना दबदबा बनाने की, इनकी पहले से ही चाल थी। उसके बाद बात करते हैं 1690 में। 1690 में क्या हुआ, मतलब 68 से लेकर 90 तक ये फीवर आइलैंड पर ही बने रहे, हिम्मत नहीं करी इनने कि आ जाए औरंगजेब के डर से। और 1690 में जैसे तैसे अंग्रेजों से इन्होंने माफी मांगी कि सरकार छोड़ दो, पैर पड़ रहे हमें कोई फैक्ट्री खोल लेने दो, क्योंकि ये हुगली में जहाँ हमने फैक्ट्री बनाई थी बंगाल में, आपने तो तोड़ ताड़ दिया, हमको लताड़ दिया, भगा दिया।
आगरा वागरा जितना जहाँ मुगल क्षेत्र थे, जहाँ इनकी मुगल क्षेत्र में इनकी फैक्ट्री थी, सब औरंगजेब ने नेस्तनाबूद कर दी। तो फिर ये जीरो से शुरू करते हैं, बंगाल में इनसे माफी मांगते हैं और सुतानाटी में फैक्ट्री खुलती है इनकी। सुतानाटी कलकत्ता की जगह है, वहां पर ये फैक्ट्री खुलती है, नदी के पास स्थित है। ठीक है। और होता है फिर क्या, 1691 में ये बंगाल के सूबेदार, किंग है औरंगजेब और बंगाल का सूबेदार है इब्राहिम खान। इब्राहिम खान से इन्हें चुंगी कर मुफ्त करवा लिया। चुंगी कर मतलब ड्यूटी फ्री, ड्यूटी फीस, आने जाने के लिए ड्यूटी फीस लगती है। औरंगजेब से पहले 700 ने तो फ्री कर दी थी, औरंगजेब ने फिर भगा दिया, तो ड्यूटी फीस देनी पड़ती थी अब ट्रेड करने के लिए। बस उस बंगाल, केवल बंगाल के लिए इब्राहिम खान ने ड्यूटी फ्री करवा लिया और व्यापार की अनुमति ले ली। मतलब फ्री में व्यापार करेंगे हम, केवल लाने जाने का जो पैसा लगता है ना बीच में, ड्यूटी कस्टम देना पड़ता है, वो नहीं देंगे अंग्रेज। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 691 की कहानी है ये। फिर 98 में कलकत्ता की नींव, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, स्टेट पीएससी की प्री में पूछी जाती है। कलकत्ता की नींव डली। और यूपीएससी में क्या पूछा जाता है कि कलकत्ता 3 गांव को मिलाकर बना था, वो 3 गांव कौन से हैं वो यूपीएससी पूछता है। 4 ऑप्शन देता है, बताओ कौन सा एक नहीं। हुआ क्या था कि 3 गांव की जमींदारी अंग्रेजों ने ले ली मात्र 1200 रुपए वार्षिक में, मतलब हम साल के 1200 देंगे, इन 3 गांव को हमें दे दो, अंग्रेजों ने कहा। तो कलकत्ता, कौन से 3 गांव थे, कलकत्ता, सुतानाटी और गोविंदपुर, ये आजू बाजू के 3 गांव थे, ऐसे 3 ट्रायंगल शेप में। इन 3 गांवों को मिलाकर अंग्रेजों ने कलकत्ता शहर बनाया, इसको कैलकाटा बोला उन लोगों ने। ठीक है। और इसकी किलाबंदी कर दी, पूरी की किलाबंदी कर दी और इसका नाम दिया फोर्ट विलियम। वहां पर एक्चुअल में एक फोर्ट बनाया, आपको इमेज में दिख रहा होगा। तो इन्होंने पूरी उसकी किलाबंदी करके फोर्ट विलियम नाम रखा और सर चार्ल्स इसके प्रेसिडेंट बने। और ये पूर्वी भारत का गढ़ कहलाता था फोर्ट विलियम। बहुत अच्छा फोर्ट है, काफी सुंदर दिखता है। फोर्ट विलियम बना लिया, किला मतलब अपने रहने की स्थायी ठिकाना ये बना पाए। अब 1600 से लेके 1700 तक, 1698 1700 तक यही घटनाएं होती हैं। पर ये तो प्री के लिए है, स्टेट पीएससी और यूपीएससी के लिए, या फिर पीएससी में थोड़ा बहुत यहाँ से आ जाए, थोड़ा बहुत है ना, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और ये सारी चीजें। पहली फैक्ट्री कब लगी, कलकत्ता कब बना, चार्ल्स की शादी कब हुई, बंगाल प्रवेश कब, ये सब। पर एक्चुअल में यूपीएससी और स्टेट पीएससी के मेंस में आता है कि 1600 से 1700 के बीच, या 17वीं शताब्दी के समय पर, या फिर 17वीं सेंचुरी के टाइम पर ब्रिटिशर्स की आने की वजह से क्या क्या सोशल कल्चरल चेंजेस आए, क्या क्या इकोनॉमिकल चेंजेस लाए, क्या फिर पॉलिटिकल चेंजेस क्या है अंग्रेजों के आने की वजह से, ये पूछा जाता है। हर 50 साल के बाद तो अपन ये पढ़ेंगे कि इन 50 सालों में, जैसे अभी अपन ने 100 साल पढ़ा, 1600 1700, ये देखो 1600 से 1700 का टाइम पढ़ा। अब 1600 से 1700 के बीच में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक क्या क्या बदलाव हुए हैं वो पढ़ते हैं अंग्रेजों की वजह से। तो 1600 से 1700 तक के अंग्रेजों द्वारा किए गए सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव। आप कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों चीजें थोड़ा बहुत छोड़ दो तो बाकी सेम होता है। ठीक है। वो एग्जामिनर आपको टेस्ट, आपके ब्रेन, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को टेस्ट करता है ये उल्टी चीजें पूछ के। तो सबसे पहले देखें क्या चेंजेस हुए। यूरोपीय बस्तियां बननी शुरू हो गई थी, चाहे वो फ्रेंच बनाए, चाहे डचेस बनाए, पुर्तगाली, चाहे वो अंग्रेज बनाए। इन्होंने, हुआ क्या था इन पिछले 100 सालों में, ये पिछले 100 साल की बातें हो रही हैं जो कि एक्चुअल में मेंस में पूछी जाती है। कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, उस पहले मुंबई को बम्बई बोला जाता था। यूरोपीय लोग आए जितने भी, उन्होंने नए घर बनाए अपनी डिजाइन के, उनके चर्च बनने लग गए ईसाइयों के, और नई नगरीय संस्कृति भारत आई, नए तरीके की सिटीज बनने लगी। पहले इंडिया में ऐसी सिटीज नहीं होती थी जैसी फॉरेन की, तो उन्होंने आए तो फॉरेन जैसी सिटीज बनाई। अरे इसकी तो निबंधर चली गई। तो एक तो ये चेंज आया। दूसरा, दो भाषियों का उदय, बाइलैंग्युअल लोगों का उदय हुआ था इस टाइम। बाइलैंग्युअल मतलब अब अंग्रेज क्योंकि फैक्ट्री चला रहे हैं तो उनको ऐसे वर्कर चाहिए ना जो उस फैक्ट्री में काम कर सके, और ऐसे वर्कर भी चाहिए जो कम से कम थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल पाए ताकि हम काम करवा पाए उनसे, है ना। तो कर्मचारी वर्ग का जन्म हुआ था। एक पहले मतलब एक क्लर्क लेवल लोगों का जन्म हुआ था। लेबर फोर्स बनी थी जो ब्रिटिश भारतीय मूल की बनी। इसको ब्रिटिश भारतीय मूल कहा, मतलब पैदा तो भारतीय ही है पर ये पूरे अंग्रेज ढल चुके थे क्योंकि उन्हीं की फैक्ट्री में काम करना और सारा कुछ, अंग्रेज कईयों को अपने फोर्ट में, घरों में, किले में काम करने के लिए भी रखते थे, वो सारी चीजें। तो ये चेंजेस हो रहे थे अभी क्योंकि शुरुआती चेंजेस है ना, अभी आए हैं नए नए अंग्रेज। औरंगजेब जब तक था 1700 तक तो वैसे भी बहुत ज्यादा कुछ ये नहीं कर पाते थे। उसके बाद देखें 1600 से 1700 तक राजनीतिक क्या बदलाव हुए,
क्या क्या राजनीतिक बदलाव हुए वो भी देख लेते हैं। कई बार पूछा मैंने आपको, सारे क्वेश्चन पढ़ के भी बताया है। सबसे पहले तो क्या हुआ, व्यापार से क्षेत्रीय शक्ति के रूप में आ गए थे। अब अंग्रेज केवल, क्योंकि ब्रिटिश बंगाल बता फ्री ड्यूटी ले लिया और पैसा बहुत कमा रहे हैं, फ्री ड्यूटीज दे नहीं रहे हैं आने जाने की, कस्टम ड्यूटीज, तो पैसा बहुत, और कौड़ियों के दाम पे ये क्या कहते हैं सूती वस्त्र, मसाले, रेशम, नील खरीद रहे हैं और वहां सोने के दाम पे बेच रहे हैं, तो पैसा बहुत आ जाता है ना, अंधा पैसा। तो क्या कहते हैं राजनीतिक स्थायित्व बनने लगता है, मतलब अब वो क्षेत्रीय लेवल पर ही सही, पर ये मजबूत होने लग गए थे। हुआ क्या कि इस समय कोलकाता, मद्रास, बॉम्बे, 3 बड़ी प्रेसिडेंसी डेवलप हो चुकी थी, 3 बड़ी प्रेसिडेंसीज हो गई थी, और तीनों की क्षेत्रीय शक्ति बढ़ गई थी। क्षेत्रीय शक्ति क्यों? क्योंकि इनकी आर्थिक शक्ति बढ़ गई थी। फॉर एग्जाम्पल, मैं जिस एरिया में रहता हूँ, मेरे पास अंधा पैसा है, किसी के पास यहाँ 2 व्हीलर नहीं है, मेरे पास 4 व्हीलर है, तो कहीं ना कहीं एक रेपो बन जाती है ना आर्थिक। और कई बार फिर ऐसा होने लगता है कि सोसाइटी मीटिंग हो रही है तो हमको प्रायोरिटी दे दी, कभी कुछ बहुत बड़े फाइनेंशियल डिसीजन लेने पड़े तो हमको प्रायोरिटी दे दी कि भाई इनके पास ज़्यादा पैसा, इनसे पूछते क्या करना पैसा के। तो ऐसी कुछ लोकल लेवल पर ही सही, पर ये बहुत ही डेवलप्ड हो गए थे 1600 से 1700 के बीच तक। ये उस समय की परिस्थितियों की बात करें जो कि एक्चुअल में पूछी जाती है। उसके बाद बात करें इनकी सैन्य मानसिकता का पता चला था कब, जब ये 1668 में अपनी सेना बनाने की सोच रहे थे और औरंगजेब ने उनको तरीके से कूटा था। पर इससे ये पता चल गया था कि अंग्रेज केवल अब ट्रेड करने के हिसाब से तो नहीं आए, हालांकि उस समय के पता नहीं लोग समझे नहीं समझे, पर उस समय अपनी सेना रखने लगे थे ये, और इससे उनकी विस्तारवादी नीति सामने आ गई थी कि केवल व्यापार करने तो नहीं आए हैं ये गोरे कहीं के, कुछ ना कुछ तगड़म तो लगाएंगे आगे चल के, लगाएंगे भी, अपन सब भुगते फिर 200 साल। उसके बाद 1600 से 1700 इनकी आर्थिक नीतियां पता करते हैं अपन, इनके ये 100 साल रहे, क्या क्या आर्थिक परिवर्तन, क्या क्या आर्थिक बदलाव किए इन्होंने। सबसे पहले तो इन्होंने ढलाई के सिक्के, ये मैंने आपको जब उत्तर मुगल पढ़ाया था तब भी बताया था, इन्होंने क्या किया, ये जो बंगाल में इन्होंने 700 से 3000 के बदले पूरा मुफ्त व्यापार क्या कहते हैं कि मंजूरी ले ली थी ना, इस समय इन्होंने कई काम किए थे। जैसे मुंबई में अपने खुद के सिक्के ढालने की फैक्ट्री खोल ली थी इन्होंने, और वो सिक्के पूरे मुगल साम्राज्य में मान्य होते थे, एक्सेप्टेबल थे। ये ऐसा फरमान जारी करवा लिया था कि वो कहीं भी खर्च करें, वो अब खुद का सिक्का बना रहे हो, खुद पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया इन सेंस पूरा भारत उसको खरीद रहा है, क्योंकि उस समय पूरे भारत में मुगल थे। तो अंधा पैसा, मतलब अपना सिक्का, अपने नोट छाप पा रहे हो तुम, बताओ क्यों नहीं बढ़ेंगे रीजनल लेवल पर कहीं। उसके बाद बंदरगाह का विकास किया उन्होंने पूरे तीनों जगहों पर, कोलकाता, मद्रास, बॉम्बे, पोर्ट इनके हो गए थे सारे, और इनके पोर्ट उस समय के हिसाब से सबसे हाईली टेक और डेवलप्ड पोर्ट थे। अब बताओ, पूरा व्यापार इनके कंट्रोल में, पैसा अंधा है, बंदरगाह पे इनका कंट्रोल है, तो भारतीयों का विस्थापन होने लगा था। विस्थापन मतलब कि स्थानीय जो व्यापारी थे ना, लोकल ट्रेडर्स थे, लोकल बिजनेसमैन थे, लोकल जो सूती कपड़े बनाते थे, हथकरघा उद्योग था, है ना, ये कोई झाड़ू बना रहा है, कोई कोई कपड़े बना रहा है, कोई लकड़ी की कोई चीजें बना रहा है, ये सारी चीजें, कारपेंटर्स वगैरह, इनका व्यापार खत्म होने लगा था। स्थानीय व्यापारियों को कंपनी के एजेंट के रूप में काम करना पड़ा था। मतलब अब ये कहीं और सामान नहीं बेच पा रहे थे, क्योंकि अंग्रेज इनसे सस्ता सामान बेच रहे थे, मशीनों वाला, तो इनको क्या करना पड़ता था, फिर जी हार के अंग्रेजों को ही सस्ते दामों में सामान बेचना पड़ता था, अपनी हाई क्वालिटी का सामान। और क्योंकि ये बाहर बेच नहीं सकते, क्योंकि सारे पोर्ट अंग्रेजों के हैं। दूसरी चीज, अच्छे जहाज किसके पास हैं जिससे तुम विदेशों में बेच पाओ, वो भी अंग्रेजों के पास है। तीसरी चीज, जहां से जाओगे समुद्र में, मतलब बंदरगाह, पोर्ट, वो किसके पास है, वो भी अंग्रेजों के पास। तो स्थानीय व्यापार कहीं ना कहीं खत्म होने लग रहा था, देश के अंदर भी और देश के बाहर, मतलब व्यापार करने के लिए देश के बाहर भी। तो कहीं ना कहीं ये चेंजेस अब आने शुरू हो गए थे। एक्चुअल में ये पूछा जाता है कि मान के चलो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे कि 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों की वजह से क्या क्या आर्थिक बदलाव हुए, क्या क्या सामाजिक, ये मेन पूछा जाता है। अगली स्लाइड में अपन 1700 से लेके 1757 तक का पूरा टाइम जोन पढ़ेंगे, और उसके बाद क्या इफेक्ट उस समय पड़ रहा था, फिर 1757 से 1800, 1800 से 1857, इस तरीके से बाइफरकेट करके पढ़ेंगे ना, क्योंकि अपन ने प्रीवियस ईयर डिस्कस किए हैं, वो यही पूछता है कि क्या कहते हैं, अर्ली 17th सेंचुरी, अर्ली 18th सेंचुरी, लेटर 18th सेंचुरी। तो कहीं ना कहीं इन टाइम जोन में ही पढ़ते, तभी अपन एग्जाम के क्वेश्चंस को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, अगली स्लाइड पर चलते हैं। सबसे पहले 1700 से 1757 की टाइमलाइन जानते हैं कि क्या क्या हुआ था, फिर उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक प्रभाव अपन समझेंगे, जो कि मेंस के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले 1757 वाले टाइम जोन को देखा तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। ये भारत, इसकी मृत्यु से
भारत के कई टुकड़ों में टूट गया था भारत, क्योंकि आखिरी सबसे शक्तिशाली राजा यही थे। इसके बाद मुगलों का पतन शुरू हो जाता है। तो मुगल भी भागों में टूट गए थे, सब अपने आप को आज़ाद करने लग गए थे। मराठाओं का उदय हुआ था, जो कि औरंगजेब का सबसे बड़ा दुश्मन था, तब सबसे दुश्मन राज्य था। बंगाल टूट गए थे, बंगाल अपने नवाब में। अवध टूट गया था, राजपूत अलग राजस्थान में टूट गए थे। हैदराबाद का निजाम अलग मुगलों से अलग हो गया था। तो इसका मतलब कई सारी क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ था। और यही यूपीएससी में पूछा है कि आप मेरी वीडियो पीछे स्लाइड करके देखिए, जिसमें कहा था कि क्या, मैं आपको यही बता देता हूँ, क्यों मत जाइए फालतू में, कि ये देखिए कहाँ गया, हाँ 1857 का, नहीं ये नहीं, कौन सा है यार, मुझे ही नहीं मिल रहा। मध्य 18वीं शताब्दी का भारत विखंडित राज्य तंत्र के किस प्रकार ग्रसित था। मध्य 18वीं में मतलब 1700 से 1757 के बीच में, देखा आ गया ना टाइम, सारा राजतंत्र के बीच में ये कैसे, छोटे छोटे राजतंत्रों से ये कैसे ग्रसित था, मतलब कैसे टूट गया था। तो वो सारे राजतंत्र हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से यही पता चलता है अपन को कि क्या कहते हैं, अरे यार मैं फिर भूल जा रहा हूँ बताते बताते, कि एक्चुअल में अपन को पढ़ना क्या है, कि एक्चुअल में एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, एग्जामिनर की थिंकिंग क्या है। वो क्वेश्चन बनाता है तो क्या फूंक के बनाता है, मतलब वह जोक था कि मतलब वो किस पैटर्न को फॉलो करके बनाता है, कि अपन कुछ भी पढ़े जा रहे हैं जबकि वो तो आ ही नहीं रहा, इसलिए तो यूपीएससी निकलता नहीं है। तो आगे बात करते हैं कि अब अपन को पता है कि अपन सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। उसके बाद देखें तो शाही फरमान आया था 1717 में, 1707 में औरंगजेब मर गया। उसके बाद बहादुर शाह बने थे, उसके बाद आगे राजा बने थे। उसके बाद 1717 में फर्रुखसियर मुगलों का राजा बना था, तीसरे नंबर का औरंगजेब के बाद। उसने क्या किया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी थी। मात्र 300 रुपए सालाना मुगलों को जमा करो और पूरे बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार करो, ये उसने फरमान जारी कर दिया था। और इसने ना बंगाल में दस्तक मुक्त कर दिया था, एक्चुअल में मतलब फ्री पास, मतलब आप कुछ भी ट्रेड करो, आपको कोई कर ड्यूटी नहीं देनी, कस्टम नहीं देना, फ्री पास दे दिया था व्यापार में। इतने अधिकार मिल गए थे कि इसको अंग्रेजों ने मैग्ना कार्टा कहा, कि बंगाल का मैग्ना कार्टा कौन सा था, 1717 का, जिसको शाही फरमान कहते हैं, वो यही था। उसके बाद आगे बात करें 1740 से लेकर 1748 के बीच में क्या हो रहा था, कि प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। कैसे, क्यों, क्योंकि यूरोप में ना अंग्रेज और ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकारियों के कारण ऑस्ट्रिया क्षेत्र में उत्तराधिकारी नहीं थे, और अंग्रेज क्या करते थे, जहां उत्तराधिकारी ना हो वो क्षेत्र अपने में अपना लेते थे। ये सेम चीज फॉलो करते थे फ्रांसिस भी। तो ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकारियों के झगड़े के कारण भारत में भी अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में भिड़ गए थे। मतलब यूरोप की लड़ाई फ्रांसीसी और अंग्रेजों की उत्तराधिकारी को लेके, वो लड़ाई अब भारत में भी होने लग गई थी, कि वो लोग यहाँ पर भी एक दूसरे के क्लैश में आ गए थे। और ये सेम चीज उत्तराधिकारियों की, जो ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकारियों को लेकर चल रहा था, वो सेम चीज द्वितीय कर्नाटक युद्ध में 49 से 54, देखो 40 से 48 प्रथम, 49 से 54 द्वितीय कर्नाटक युद्ध में, वो सेम चीज फिर हैदराबाद के निजामों के साथ होने लग गई थी और कर्नाटक के साथ, कि इनके भी उत्तराधिकारी थे नहीं। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी फिर जो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे, वो दोनों मिलके हैदराबाद और कर्नाटक के राजाओं से भिड़ने लग जा रहे थे, कि तुम्हारे उत्तराधिकारी नहीं है तो अब हम तुम पर राज करेंगे। अब इसको लाइन को पढ़ लेते हैं। हैदराबाद निजाम और कर्नाटक के उत्तराधिकारी मामले में अंग्रेज और फ्रांसीसियों का हस्तक्षेप किया था। उत्तराधिकारी नहीं होते, आगे चल के वो भी तो हुआ था, आपने पढ़ोगे, रानी लक्ष्मीबाई क्या कहते हैं, झांसी की रानी, उत्तराधिकारी नहीं था तो अपने दत्तक, अंग्रेजों ने बोला कि पूरा झांसी हमारा, उन्होंने अपने दत्तक पुत्र को लेके, मतलब छोटे से बेटे को लेके युद्ध खुद लड़ने लगे। ये सेम चीजें हो रही थी इस समय पे, क्या कहते हैं 1749, मतलब 1750 के बीच में। और 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी एक जगह है बंगाल की, वहां पर प्लासी का युद्ध हुआ था। और हुआ क्या था कि पहले अपन इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हुआ क्या था कि प्लासी का युद्ध हुआ, अंग्रेजों के पास बंगाल के व्यापार के साथ साथ, मतलब व्यापारिक अधिकारों के साथ साथ राजनीतिक अधिकार भी आ गए थे, और पूरा बंगाल अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था। हुआ क्या था कि बंगाल के नवाब ने क्या कहते हैं युद्ध कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। तो अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया, मीर कासिम था वो, मीर कासिम के खिलाफ युद्ध किया। तो अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब को तो हराया, और वहां पर
अपना एक कठपुतली राजा स्थापित कर दिया, कठपुतली नवाब बना दिया, जिसका नाम था मीर जफर। अब मतलब कठपुतली राजा का मतलब होता है कि राजा वही है पर चलेगी अंग्रेजों की। तो अंग्रेजों के कंट्रोल में सब कुछ आ गया था, व्यापार तो था ही पहले से ही मैग्ना कार्टा के चलते, और राजनीतिक अधिकार भी आ गए थे उस कठपुतली मीर जफर के चलते। एक्चुअल में नवाब जीत जाता, मीर कासिम जीत जाता, पर मीर जफर ने गद्दारी कर दी, अंग्रेजों का साथ दे दिया। अंग्रेजों ने उसको सेनापति था मीर जफर, अंग्रेजों ने कहा तुम हमारे साइड मिल जाओ, उससे गद्दारी करो, हम तुम्हें मीर कासिम को हराने के बाद हम तुम्हें राजा बना देंगे। तो मीर जफर ने गद्दारी कर दी, नहीं तो मीर कासिम, अरे ये मच्छर जा रहा है, ये मीर कासिम का सेनापति ही मीर जफर था जिसने गद्दारी करी। खैर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आते हैं, ये पूरा टाइम जोन है कि इन 50 सालों में 57 सालों में ये हुआ। अब अपन देखते हैं एक्चुअल मटेरियल की यूपीएससी स्टेट पीएससी पूछता क्या है। वो पूछता है कि 1700 से लेकर 1757 तक अंग्रेजों द्वारा क्या क्या सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव किए गए या कौन कौन से प्रभाव डाले गए। पहला देख लेते हैं, हस्तक्षेप न करने की नीति। ऐसा नहीं कि हस्तक्षेप अभी आप कहोगे कि सारा आपने बताया कि हस्तक्षेप कर रहे थे राजनीति में और आप कारण नहीं, पहले समझ लो। हस्तक्षेप न करने की नीति का मतलब है कि अंग्रेजों का प्राथमिक उद्देश्य मतलब प्राइमरी ऑब्जेक्ट तो था केवल व्यापार करना, धन कमाना, ट्रेड करना, ये सब उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था। वो हस्तक्षेप किन चीजों में नहीं कर रहे थे अभी तक, धर्म में, समाज में, इनसे जुड़ी कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे थे। पॉलिटिकल पावर ले ली थी क्योंकि मिल रही थी बंगाल में, कठपुतली राजा बैठा दिया तो पूरा बंगाल उनका, ऐसा। पर वो अभी भी समाज के मामले में कुछ नहीं बोल रहे थे, धर्म के मामले में कुछ नहीं कि शिक्षा बढ़ाएंगे, सती प्रथा रोक देंगे। आगे की जब वो गवर्नर जनरल का एक पद आता है, आगे अपन बात करेंगे इसी वीडियो में, तब वो जाके फिर समाज में छेड़छाड़ करने लगे। छेड़छाड़ मतलब ये करो, ये मत करो, ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद देखें कि पश्चिमी शैली की शुरुआत हो गई थी। पश्चिमी शैली की शुरुआत का मतलब है कि जब अंग्रेज वहां रहेंगे, ब्रिटिशर्स रहेंगे, पोर्चुगीज रहेंगे, फ्रांसीसी रहेंगे, तो एक हिसाब से वो उनका रहन सहन, खान पान, आचार विचार, बोलचाल, जीवन शैली वो अपने क्षेत्र में वैसे ही रखेंगे। तो एक नए तरीके की सभ्यता जुड़ती जा रही थी भारत में। मतलब पश्चिमी शैली की कैसे शुरुआत हुई कि जीवन शैली, खान पान, वास्तुकला, मतलब जैसे फोर्ट विलियम उन्होंने बनाया था, अंग्रेज अपने शहर बनाते थे, शहरीकरण, इन सब का प्रभाव देखने लगा था क्योंकि अंग्रेज बढ़ रहे थे। अंग्रेज से मेरा मतलब है यूरोपीय जितने भी देश के लोग यहाँ बस रहे थे, उनका धीरे धीरे बढ़ रहे थे वो लोग, और नॉर्मल इंडियंस से मिल रहे थे, तो एक मिक्स्ड कल्चर बन रहा था। उसके बाद नस्लीय भेदभाव शुरू हो गए थे। नस्लीय भेदभाव कैसे कि कंपनी भारतीयों को निम्न पद देती थी हमेशा। ये कभी भी उन्होंने नहीं किया कि हम अंग्रेज हिंदुओं को मतलब भारतीयों को ऊंचे पद देंगे। वो हमेशा नीचे पद रखते थे, सेवकों की तरह रखते थे, और खुद हमेशा अंग्रेज अपने ऊंचे पद बांट लेते थे। तो क्या कहते हैं, भारतीयों को निम्न पद देते थे और स्वयं को ऊंचे पद। ये भारतीयों को बस केवल एक सेवक की तरह देख रहे थे कि तुम गुलाम, सेवक की तरह देखते थे, कि नजरिए से देखते रहते थे, ठीक है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, वो करते थे। उसके बाद देखते हैं 1700 से 1757 तक के अंग्रेजों द्वारा क्या राजनीतिक बदलाव किए हैं या फिर राजनीतिक प्रभाव अंग्रेजों ने अपने छोड़े हैं। ये हो गया सामाजिक सांस्कृतिक, ये हो गया राजनीतिक। पहला तो किंग मेकर की भूमिका। किंग मेकर मतलब बंगाल में कठपुतली मीर जफर को, ये जाफर नहीं है सॉरी, मीर जफर, यहाँ बिंदी है, इसको नुक्ता बोलते हैं, मीर जफर को राजा बनाकर स्वयं शासन कर रहे थे। मतलब पूरा पैसा चल उन अंग्रेजों का, पूरा जो बंगाल में होना है, पत्ता भी हिल रहा है तो अंग्रेजों की मदद से। प्रशासन कौन कर रहा था? मीर जफर, उनका कठपुतली शासक, उनका क्या कहते हैं उसको, डमी किंग था ये, डमी किंग। उसके बाद देखते हैं कि किलेबंदी सेंस मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि अंग्रेजों ने अपना वो किला बना था, फोर्ट विलियम, पूरा किला बना लिया था। गोविंदपुर, सीतावटी और क्या कहते हैं काली काता को बनाकर। तो ये चीजें फिर अंग्रेज सबके साथ करने लग गए थे कि अंग्रेजों ने अपने सभी व्यापारिक केंद्रों की किलाबंदी करी, जो भारतीय संप्रभुता को सीधे चुनौती थी। पर इतने सारे राजा हैं, बंगाल का राजा कुछ नहीं बोल रहा, हालांकि लोगों को पता नहीं था कि वो कठपुतली राजा है, पर लोग चिंता में आ गए थे कि भाई विदेशी व्यक्ति है, वो क्यों अपना किला बनाने दे रहे हो बंगाल में, ऐसा मीर जफर को बोलते थे। उनको पता नहीं था कि मीर जफर खुद उनके इशारों पे चल रहा है अंग्रेजों के। तो एक हिसाब से भारतीयों की संप्रभुता पर हिस्सा आ गया था कि मतलब खतरा आ गया था कि कल को ये तो फिर और सर पे चढ़ के सूसू करेंगे। तो संप्रभुता पर खतरा आ गई थी, पर कोई इतना शक्तिशाली नहीं था कि भारत की अंग्रेजों को कुछ बोल सके, क्योंकि अंग्रेज बहुत स्ट्रांग हो गए थे, पैसा अंधा था।
तो पूरे आधुनिक हथियार बनाए, तोप खाने बनाए, आगे अपन बात करेंगे, सारी चीज़ें बनाई। पैसा बहुत था तो अमीर बहुत थे तो कोई ज़्यादा बोलता भी नहीं था। सब जितनी भी पॉलिटिकल पावर आई है ना, हिस्ट्री से अपन एक चीज़ अगर सीखे तो सबसे पहले फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करते हैं, कोई भी राजा हो। अकबर इतना महान इसलिए हो पाया क्योंकि उसके पास अंधा पैसा था। गुप्त का काल अपन इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो स्वर्ण काल था। स्वर्ण काल का मतलब ये नहीं कि उनकी हाइट ज़्यादा थी या बाल काले थे या शरीर गोरा था, इसलिए क्योंकि पैसा ज़्यादा था। सबसे उसके बाद अपन बात करें इनकी कूटनीति की। कूटनीति तो सब जानते हैं, अंग्रेजों की खून में है उनके, कूट कूट के भरी ये कूटनीति। राजाओं को आपसी झगड़ों में, जैसे हैदराबाद कर्नाटक जो अपन ने पढ़े थे द्वितीय युद्ध में, कहाँ गया सॉरी ये वाला, आपसी झगड़ों में वो उनका लाभ उठाते थे। इसको फूडालू शासन करो की नीति कहते हैं, जो कि आगे इस शब्द का इजाद हुआ था। पर चीज तो यही थी कि अच्छा इसको इसकी चुगली कर, बताओ तो मैं गाली दे रहा, और बताओ तो मैं और बड़ी गाली दे रहा, इस करके लड़ाई करवा देते थे। और जैसे ही एक पक्ष कमजोर हो जाता था, दूसरे पक्ष, उस पक्ष को तो अंग्रेज ले लेते थे, दूसरे पक्ष को भी अंग्रेज ले लेते थे। ऐसे करके युद्ध में जीत जाते थे वो बिना लड़े। तो बात करते हैं हम अगली 1700 से 1757 तक अंग्रेजों द्वारा आर्थिक क्या बदलाव हुए। यही टाइप के क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी और स्टेट पीएससी कि बताइए 1800 मध्य 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा क्या सामाजिक और धार्मिक बदलाव हुए। तो मध्य 18वीं शताब्दी मतलब मिड 18 सेंचुरी, मतलब 1750, उसके 25 साल पहले 25 साल बाद तक के आप ले लीजिए, 1725 से 1775 तक। आपको ऐसे समझना होगा। आप अगर मेरी बात पे नहीं आ रहा तो आप पूरे प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, मैंने तो लिख के रख लिया, पर आप खुद चेक करिए, नोट डाउन करिए कि 1600 से लेकर 1700 1857 तक के बीच में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं मैंने। एमपी पीएससी, राजस्थान पीएससी, यूपी पीसीएस, बिहार पीएससी, झारखंड पीएससी, महाराष्ट्र पीएससी, इन सबसे क्वेश्चन निकाले। और यूपीएससी तो अलग ही है, प्री के तो मैं क्वेश्चन शामिल भी नहीं किया। प्री वाला आता है मटेरियल यहाँ से, ये आता है मेंस वाला मटेरियल, थिंकिंग बढ़ती है। और यूपीएससी ने एक चीज और करता है, यूपीएससी स्टेट पीएससी क्या करते हैं, कोई चीज पूछेंगे, ये बताइए, इसकी सफलता बताइए, उसकी विफलता बताइए, ये कब हुआ, वो कैसे हुआ, ये पूछते हैं मतलब। और यूपीएससी पूछता है घुमा फिरा के कोई भी चीज, मतलब स्टेट पीएससी पूछता है ये बताओ, है ना। यूपीएससी भी यही पूछेगा, पर वो ऐसे पूछेगा कि ये बताओ, समझ रहे हो आप, मतलब घुमा के ही सही चीज पूछ। आप कभी यूपीएससी के क्वेश्चंस उठाना और उनका ब्रेक डाउन करके देखना कि इस क्वेश्चन जो उसने उल्टा सीधा करके पूछा है एक्चुअल में पूछ क्या रहा है, कौन सा आंसर चाह रहा है तुमसे। तो उसको जब ब्रेक डाउन करोगे ना, इतना बेकार, बेकार तो नहीं बोलेंगे, इतना नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है वो, पर घुमा फिरा के पूछता है ऐसा। ऑरेंज इज अ कलर और फ्रूट, अभी क्या बोल दूं उसमें, है ना। तो ऑरेंज कलर बाद में आया था, फ्रूट पहले आया था, बेसिक चीज है, पर घूम घूम गए ना अपन कि क्या ये क्या पूछ लिया। तो ध्यान रखो इस बात का। बताओ कहाँ फंसा दिया था यार, मैं वीडियो बना रहा था। खैर 1700 से 1757 तक अंग्रेजों द्वारा आर्थिक बदलाव क्या क्या हुए कि पहले तो दस्तक का दुरुपयोग किया। दस्तक मतलब इनको जो फ्री पास मिल गया था ना, दस्तक मुक्त फ्री ड्यूटी मिल गई थी 1717 के मैग्ना कार्टा में, उसमें पहले पढ़ लेते हैं फिर अपन समझेंगे। 1717 के दस्तक में इनको फ्री पास का इन्होंने, अंग्रेजों ने निजी व्यापार के लिए उपयोग करने लग गए थे। दस्तक का उपयोग निजी व्यापार के लिए, भाई बहुत बड़े राजा की रानियों का पूरा झुंडा जा रहा है तो उसके लिए भी फ्री पास। भाई उनको क्यों फ्री पास, तो व्यापार करने के लिए बस दिया था कि कोई व्यापार करने का कच्चा माल जा रहा होगा तब फ्री पास देंगे। भाई तुम घूमने जा रहे हो उसमें भी हम फ्री पास दें, मतलब टोल नाका। फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं भी गाड़ी लेके, मेरी गाड़ी में कभी भी टोल नहीं लगेगा। अब मेरी गाड़ी अगर ड्यूटी ऑन ड्यूटी लगे जाएगी तो नहीं लगेगा। मेरी गाड़ी फैमिली ट्रिप पर जा रही है, मेरी गाड़ी में मैं लाश स्मगल कर दूं, फिर कोई ऐसा मेटल यूरेनियम स्मगल कर दूं, फिर भी मेरी गाड़ी चेक तो करो आप। तो ऐसा होने लग गया था अंग्रेजों के साथ फ्री के चक्कर में। तो ये अपनी निजी चीजें उपयोग करने लग गए थे। कोई चीज सोने से भरा टोकरा लेके जा रहे हैं, पूरा भर के लेके जा रहे हैं सोने से, ब्रिटिश माल ले जाना है, वो डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स आपने देखा था, निष्कासन की नीति, पूरा माल ब्रिटिश चला जाता था। चेक ही नहीं हो रहा तो क्या करो, पूरा बंगाल अंग्रेजों का है। उसके बाद और देखो, जब ड्यूटी नहीं लगती ना तो कम कीमतों पर माल ले लेते थे ये किनसे, भारतीयों से, और जिससे स्थानीय व्यापार कमजोर हो जाता था। एक तो क्या है, ये मशीनों का दौर था, अंग्रेजों ने मशीन लगाई कपड़े की, अंधा कपड़ा निकल रहा है। अब वो जो कपड़ा भारत में उस समय 50 रुपए का बिक रहा था फॉर एग्जाम्पल, वो चीज अंग्रेजों ने 10 रुपए में लागू कर दी, मतलब 10 रुपए में अवेलेबल करवा दी। क्यों? क्योंकि स्थानीय व्यापारी वो ड्यूटी दे के ला रहे हैं, उनको कस्टम का पैसा भी ऐड करना पड़ रहा है उस अपने कपड़े में ताकि वो प्रॉफिट कमा पाए। इनको ड्यूटी फ्री है, सारी चीजें के, और ऊपर से मशीनों का उपयोग कर रहे हैं। तो स्थानीय व्यापारियों का माल बिकता ही नहीं था महंगाई के कारण। एक तो उनको हाथ से बनाना पड़ रहा है, मेहनत लग रही है, लोग लग रहे हैं, तो महंगा बन रहा है कपड़ा। उसके बाद
क्या कहते हैं, बल्क भी नहीं बना पाते छोटे व्यापारी, अंग्रेज बल्क में बना रहा है फैक्ट्रियों में। उसके बाद कस्टम ड्यूटी भी पे करनी पड़ रही लोकल व्यापारियों को, अंग्रेजों के लिए वो भी फ्री है। तो कहीं ना कहीं स्थानीय व्यापार धीरे धीरे चरमरा गया था। और जैसे ही अंग्रेज पूरे भारत में धीरे धीरे कब्जा करते हैं ना, वो खुद के लिए ड्यूटी बिल्कुल टोटल फ्री कर देते हैं और इतनी फैक्ट्री लगा देते हैं। इसलिए तो क्या आप अभी आगे क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि भारतीय व्यापार एकदम खत्म हो चुके थे। कैसे खत्म हो गए थे? ऐसे ही खत्म हुए थे। ये फालतू मुगलों ने इनको ड्यूटी फ्री दे रखा था, इसलिए वो कम कीमतों पर माल ले भी लेते थे और ज्यादा कीमतों पर यूरोप में बेचते थे, भारत में नहीं। और जिससे स्थानीय व्यापार चरमरा गया था। उसके बाद अत्यधिक धन संचय। भाई सबसे बड़ी पावर होती है पैसा, उस समय भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। अत्यधिक धन संचय का मतलब इस प्रकार इतना पैसा हो गया था उनके पास कि इतना धन कमाया कि अपनी आधुनिक सेना खड़ी कर दी उन्होंने, है ना। उस समय की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजिकल वाली सेना थी। अपना तोपखाना बना दिया उन्होंने। औरंगजेब कहता था, सॉरी औरंगजेब का बाबर के समय बाबरनामा उसने खुद लिखी थी। तो उसने कहा था कि सबसे महंगा है तोपखाना मेंटेन कर पाना। बारूद चाहिए, तोपखाना चाहिए, तोपें चाहिए, उनको बनाना पड़ेगा, उनको साफ सफाई रखनी पड़ेगी। कल को ऐसा ना हो अपन तोप चलाएं, अपना ही पे फट जाए, खड़ी खड़ी फट जाए। तो बहुत सारी मेंटेनेंस लगती है और एक स्थान से दूसरी जगह ले जाना, बहुत सारी मैन पावर चाहिए, बहुत कॉस्टली होता है तोपखाना। फिर भी हर अंग्रेज किले में, महल में एक तो बड़ा तोपखाना होता था और वो मेंटेन कर पा रहे थे। मतलब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग तो रहे होंगे, वो अत्यधिक पैसा उन्होंने जोड़ रखा होगा। तोपखाना बना रखा है, अपने कई सारे महल बना रखे हैं, अपने कई सारे किले बना रखे हैं। एक्चुअली मैंने आपको पता नहीं बताया, नहीं बताया कहाँ, यहीं कहीं बताया था कि उन्होंने अपने सारे क्षेत्रों में किलाबंदी कर ली थी। ये देखो, ये बताया उन्होंने, अंग्रेजों ने अपने सभी व्यापारिक केंद्रों की किलाबंदी कर ली। एक किला बनाना आज के हिसाब से $1 बिलियन का खर्च होता है, सीधा सीधा $1 बिलियन। उन्होंने अपने सारे व्यापारिक केंद्रों को ही किले में बदल दिया कि हमारा व्यापार रुके ना, कोई भी आरी बारी औंगे पोंगे लोग युद्ध हमला वमला कर दें। तो इसके लिए बहुत पैसा चाहिए लिटरली। तो अपने कई सारे महल किले वगैरह खड़े किए और अपार संपत्ति ब्रिटेन में थी। ये सब बनाने के बाद जितना पैसा बचता था ब्रिटेन चला जाता था। कहते हैं ऐसा कि जब मतलब भारत से ये ब्रिटिश लोग इतना पैसा लूट लेते थे कि जब लौट के रिटायरमेंट के बाद जब इंग्लैंड जाते थे, ब्रिटेन जाते थे, तो वहां के राजाओं से ज्यादा लग्जरी लाइफस्टाइल जीते थे वो। हर चीज रॉयल, हर चीज महंगी, हर चीज एकदम टॉप नॉच। राजा लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे वहां के। ये था भारत के पैसे का कमाल। भारत सोने की चिड़िया नहीं था, भारत सोने का एनाकोंडा था, एनाकोंडा। और मैं कहूंगा डायनासोर था। चिड़िया तो उसको ऐसा बोल दिया छोटा। भारत सोने की चिड़िया नहीं, भारत सोने का चील था। खैर आगे बढ़ते हैं। निष्कासन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब होता है कि पूरा पैसा, जिसको मैंने अभी बताया, पूरा पैसा घुल मिलकर इन दी एंड ब्रिटेन चला जाता था। बंगाल से कौड़ियों के भाव माल लेते थे और यूरोप में सोने के भाव वो माल बेच देते थे। लगभग 200 से 1000 गुना फायदा होता था। परंतु ये पैसा भारत के किसी उपयोग नहीं आता था, परंतु सारा पैसा इंग्लैंड चला जाता था। कोई सोच के देखो, आपने एक ऐसी चीज बनाई जो 1 रुपए में बन गई। आपने 1 रुपए का क्या बनता है? 1 रुपए का तो कुछ नहीं बनता यार। 1 रुपए का लेट सपोज टॉफी बनाई या वो बनाई डिब्बी, माचिस की डिब्बी बनाई। कोई दुनिया में ऐसी जगह ढूंढो, पूरी दुनिया में, विश्व में, जहाँ 1000 की माचिस बिकी और लगभग एक दिन की 100,000 5,000 माचिस बिकी। कितने अमीर नहीं हो जाओगे आप? कर लो भाई, आप सबके पास कैलकुलेटर है। ये करते थे ये साले, सॉरी अंग्रेज करते थे ये। तो ये थे उनके आर्थिक बदलाव अंग्रेजों के टाइम पे। और यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सामाजिक क्या प्रभाव रहे, राजनीतिक क्या, और उस समय की टाइमलाइन क्या थी। अगली स्लाइड में अपन चलते हैं 1757 से 1805, इसके बाद के अगले क्या कहते हैं 50 साल चले। तो अब देखते हैं कि 1757 से लेकर 1805 तक अंग्रेज क्या क्या गुण खिला रहे थे भारत में, क्या क्या हो रहा था। तो 1757 में बंगाल विभाजन कह रहा हूँ, बंगाल विजय कर ली थी उन्होंने, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था। उनको अंग्रेजों को इस समय बंगाल विभाजन से अंग्रेजों का वास्तविक प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप होने लगा था। एक्चुअल डायरेक्ट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ब्रिटिशर्स का बढ़ गया था। इससे पहले तो बस वो व्यापार करने आए थे। उसके बाद 1765 में एक्चुअल में इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि क्या है? इलाहाबाद की संधि एक्चुअल में बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। उस युद्ध में 3 राजा ने युद्ध लड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ, फिर भी अंग्रेज जीत गए थे।
कौन कौन से 3 राजा थे बक्सर के युद्ध 1764 में? पहले थे मुगलों के राजा शाह आलम, फिर अवध के नवाब, फिर बंगाल के मीर कासिम। इन तीनों ने मिलकर अंग्रेजों से युद्ध लड़ा, फिर भी हार गए। तो उस युद्ध में के बाद की संधि इलाहाबाद की संधि कहलाती है। 1 साल बाद आपको पढ़ के बता देता हूँ। अंग्रेजों द्वारा शाह आलम, मुगल, अवध के नवाब और बंगाल के मीर कासिम को एक साथ हराने पर अंग्रेजों को क्या हुआ था? अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों में दीवानी अधिकार मिल गए थे। दीवानी अधिकार मतलब तीनों में कर एकत्र वो कर सकते थे। पैसों के सारे मामले जितने भी होंगे उसको अंग्रेज हैंडल करेंगे। उसके बाद 1765 से 1772 में क्या हुआ था? द्वैध शासन आ गया था। द्वैध शासन मतलब डुअल गवर्नेंस। क्या था ये डुअल गवर्नेंस? कि प्रशासनिक कार्यों को नवाब संभालेंगे, ये अंग्रेजों ने लाया था, लेकिन पैसा, सेना, शक्ति सभी अंग्रेजों के पास ही रहेगी। एक्चुअल में उनको पता नहीं था कि भारत में ये हिंदुस्तान में कैसे गवर्नेंस किया जाता है, क्योंकि बाहर के थे, व्यापारी थे। तो उन्होंने क्या किया, अभी कुछ अधिकार मिल तो गए, कुछ साल तक रखे, पर धीरे धीरे करके देखो 65 में इनको अधिकार मिले थे, 65 से 72 में इन्हें दे दिया कि भाई गवर्नेंस हमसे नहीं चल रहा, हमको तो पैसा कमाना है, बाकी चीज़ें तुम सारी अच्छी अच्छी चीज़ें खुद रख ली, बाकी का भारतीयों के मत्थे मढ़ दिया। उसके बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या होता है? रेगुलेटिंग एक्ट आता है, ये पहला ऐसा एक्ट है, कोई भी ऐसी पहली चीज़ है ये जिसमें अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंग्लैंड में बैठी है, ब्रिटेन में, उसने इंडिया के ईस्ट इंडिया कंपनी पर कुछ रेगुलेशंस लगाए, इसलिए इसको रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। इसमें उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश संसद ने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाया, जो कहलाता है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, इसके तहत हुआ क्या था कि एक तो बंगाल में जो गवर्नर जनरल था, उस गवर्नर जनरल का पद लेके आया। पहले गवर्नर जनरल नहीं था, एक सीधा सेनापति अपॉइंट होता था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो हैंडल करता था। अब एक नया पद लेके आया गवर्नर जनरल, जो बंगाल के लिए बनाया था, और ये बंगाल के गवर्नर जनरल होता था, पर ये बम्बई और मद्रास भी देखते थे। ठीक है, जो कि बाकी को भी मॉनिटर करेगा, किसको? बम्बई और मद्रास को। 1765 में क्या कहते हैं, 1775 में, 73 में एक्ट आया, 75 में एक सुप्रीम कोर्ट बना कलकत्ता में अगेन। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण लागू हो गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। यहाँ से प्री में क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल बना, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल का पोस्ट आ गई थी। पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। हालांकि मैं आगे पढ़ाऊंगा, पर आपको अभी बता देता हूँ। आप ना एक काम कीजिएगा, यूपीएससी पीएससी के लिए एक पूरा चार्ट बना लीजिएगा कि किस डेट में पहले डेट लिखी सारी, कौन सी डेट में कौन से गवर्नर जनरल आए और उन्होंने क्या क्या काम किए। शॉर्ट नोट बना लेना, ताकि एक बार में ही आप सब कुछ एक पेज में ही सब कुछ गो थ्रू जल्दी से कर लो। ये गवर्नर जनरल का पद आगे वायसराय के पद में कन्वर्ट हो जाता है, अपन आगे पढ़ेंगे। तो वो पूरी लिस्ट यहाँ से लेके फर्स्ट गवर्नर जनरल से लेके लास्ट गवर्नर जनरल, फिर वही गवर्नर जनरल वायसराय बन जाता है, तो फर्स्ट वायसराय से लेके लास्ट वायसराय, पूरा एक चार्ट बना लेना आप। पहले डेट, फिर कौन सा उसका नाम क्या था, कौन सा गवर्नर जनरल था, और उसने क्या क्या मेन काम किए। ठीक है, ये हर एस्पिरेंट को बनाना चाहिए ये। उसके बाद आता है वॉरेन हेस्टिंग्स। इसने क्या किया, भारत के पहले गवर्नर जनरल बने ये। इसने द्वैध शासन खत्म कर दिया। ये जो द्वैध शासन शुरू हुआ था ना, इसको खत्म कर दिया कि इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, इसको हटाओ। उसके बाद द्वैध शासन खत्म कर दिया था का मतलब गवर्नेंस भी अब ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, वहां के नवाब को टोटल 0 क्या कहते हैं पावर कर दी उसकी। उसके बाद 1776 और 82 के बीच में क्या हुआ, फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था। फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध, इसमें सालबाई की संधि हुई थी, और सालबाई की संधि में अंग्रेजों के काम की बात ये थी कि अंग्रेजों को सालसेट मिल गया था। सालसेट जो आज का मुंबई है ना, आइलैंड मुंबा देवी वाला, जो जिसको 3 तरफ से समुद्र घेर रखा, आपको फोटो दिख रही होगी, वो एक्चुअल में उसको सालसेट ही बोलते थे पहले। वो मिल गया था क्या कहते हैं अंग्रेजों को। पहले बम्बई मिला था, मतलब बम्बई ये वाला सालसेट वाला क्षेत्र नहीं था, पहले दूसरा वाला किनारे वाला पोर्ट के लिए मिला था, पर अब पूरा मिल गया था सालसेट किसको,
आंग्ल मराठा युद्ध के लिए। और ये अंग्रेजों ने जानबूझ के लिया था क्योंकि इस क्षेत्र में ना मराठाओं की नौसेना थी, तो वो पूरी नौसेना फिर खत्म हो गई थी, अंग्रेजों के पास आ गई थी, और यहाँ से ट्रेड करना ईजी पड़ रहा था अंग्रेजों को। तो सालसेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बेसिन विजय कहा जाता है क्योंकि ऐसा एरिया बेसिन एरिया कहलाता है ना, ज्योग्राफी में पढ़ा अपन ने, इसलिए बेसिन बिन कहलाते थे इसको। वर्तमान मुंबई वही क्षेत्र है। उसके बाद देखते हैं 1780 में आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, एंग्लो मैसूर वॉर। इसमें क्या हुआ था कि हैदर अली को पराजित कर दिया था, भाग दौड़ा दौड़ा के भगाया था, भाग गया था ये हैदर अली एक्चुअली। तो ये युद्ध हुआ था। फिर 1781 में मैसूर को पूरी तरीके से हराकर कर्नाटक को जीत लिया था अंग्रेजों ने। 5वां युद्ध हुआ था ये। उसके बाद देखते हैं इजारेदारी व्यवस्था, ये अंग्रेजों ने लागू करी थी, और ये अंग्रेजों द्वारा लागू करी गई बहुत खराब व्यवस्था थी जो भारतीयों पर बाद में असर डालती है। अपन पढ़ेंगे, अभी मैं बताऊंगा, आप समझ जाओगे कैसी बुरी है। अंग्रेजों ने क्या किया कि इनको प्रशासन तो आता नहीं था, पर का संभाला सब ने था क्योंकि द्वैत शासन बंद कर दिया। मतलब अब सब कुछ अंग्रेजों को खुद करना पड़ेगा। तो अंग्रेजों ने क्या किया, उनको तो पैसे से मतलब है, राजस्व से। तो राजस्व वसूली के लिए ठेकेदारों को नियुक्त किया, मतलब जमींदारों को नियुक्त किया। इस इजारेदारी का मतलब यही होता है, राजस्व वसूली के लिए ठेकेदारों को नियुक्त किया। और आगे इसके बहुत खराब परिणाम सामने मैं आपको बताता हूँ कैसे। इजारेदारी का मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मैं अंग्रेज हूँ, मुझे इन 100 गाँवों से टैक्स लेना है। तो मैंने क्या किया, 10-10 गाँवों से 10-10 गाँव का एक 10 ग्रुप बनाए, और हर गांव में एक एक ठेकेदार नियुक्त कर दिया कि जाओ। हाँ, अंग्रेज तो जाएंगे नहीं टैक्स लेने रोड घर घर, तो ठेकेदार जाता था टैक्स लेने। और ठेकेदार मनमाने पैसा लेता था, अंग्रेजों को जितना देना होता था उतना दे दिया और बाकी का खुद रख लिया। तो मतलब अंग्रेजों के पास टैक्स उतना नहीं आ पाता था जितना ठेकेदार वसूल करता था, ठेकेदार जमींदार। तो जनरली जमींदारों को ही ठेकेदार बना देते थे। तो ठेकेदार बीच में बहुत मजबूत हो गए थे। ये अंग्रेजों का नुकसान भी था, और भारतीयों का तो इतना नुकसान था। अंग्रेज लेते थे 50% टैक्स, कभी कभी उससे ज़्यादा भी, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। ये ठेकेदार ले लेते थे किसानों से 70%, बाकी का 50% दे दिया उधर, 20% अपना रख लिया। तो किसानों की तो स्थिति एकदम चरमरा गई थी। और आगे तो और जमीनें और ले लेते हैं, ये भी अपन पढ़ेंगे, जमीनें भी ले लेते हैं ये, क्या कहते हैं, भारत में किसानों की, बेचारों की। तो इजारेदारी व्यवस्था समझ गए, राजस्व वसूली के लिए ठेकेदारों की नियुक्ति करना इजारेदारी व्यवस्था कहलाती है। इसको इंग्लिश में भी इजारेदारी ही बोलते हैं। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस आया था 1786 से 93 में, इसने तो और गत कर दी थी। ये ले आया भाई साहब स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट क्या होता था 1793 में, इन्होंने बंगाल में लागू किया था। ये आगे और फिर बढ़ गया था। शुरुआत इन्होंने यहाँ से करी 1793 में, कि बंगाल में जमीन का असली मालिक जमींदार को बना दिया। लो, पूरी लुटिया डूब गई। बंगाल में जमीन का असली मालिक जमींदारों को बना दिया गया ताकि स्थायी कर मिलता रहे। और किसानों का बहुत बुरा हाल हो चुका था, लिटरली ऐसे अकाल पड़ने लग गए थे, भूखे कुकड़े ऐसे रहने लग गए थे, क्योंकि खाने को कुछ नहीं बचा था। चलो पैसा तो अलग चीज, अनाज तो बचे, वो भी नहीं बचता था। स्थायी बंदोबस्त क्या था कि मान लो अगेन वही अलाली कि अंग्रेज तो जाएंगे नहीं टैक्स लेने, तो उन्होंने क्या किया, इन्हीं जमींदारों को जो पहले इजारेदारी व्यवस्था में इनसे केवल टैक्स वसूलते थे, अंग्रेजों ने किया कि एक काम करो, ये पूरी जमीन तुम्हारी ही हो गई, किसानों से किसानी करवाओ, उनसे टैक्स वसूलो और फिर हमें लाके अपना हिस्सा दे दो। ये करते थे जमींदार। इससे होता क्या था कि अंग्रेजों को पता होता था कि मुझे हर इस जमींदार से इतना इतना पैसा आना है। उनकी मतलब इनकम फिक्स हो गई थी अंग्रेजों की। लेकिन अब वो इनकम उन्होंने जमींदारों के हाथ छोड़ दी कि हमको इतना पैसा चाहिए करके रूप में मतलब चाहिए। अब चाहे किसानों में अकाल पड़ जाए, चाहे कुछ हो जाए, अनाज ना उगे, हमें कोई मतलब नहीं। तो ठेकेदार ये जमींदार क्या करने लग गए थे, किसानों से और ज्यादा टैक्स लेने लग गए थे कि कल को अगर पैदावार नहीं हुई तो हमको अंग्रेजों को देना तो है पैसा। तो इस चक्कर में एक्चुअल में किसानों अंग्रेजों को तो 50% टैक्स ही पहुंचाते थे जमींदार या ठेकेदार, किसानों से बहुत ज्यादा पैसा लूटते थे। पर ये तो बहुत खराब व्यवस्था हो गई थी, भारतीयों की स्थिति एकदम चरमरा गई थी। यही वो टाइम है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो ये संधियां भी, युद्ध भी भाई बहुत सारे हुए हैं, संधियां बहुत सारी हुई। इलाहाबाद की संधि, पूरा बंगाल मिल गया, आंग्ल मराठा युद्ध मुंबई मिल गया, उसके बाद पूरा कर्नाटक जीत लिया, इजारेदारी व्यवस्था आ गई, स्थायी बंदोबस्त आ गया। इसी समय हैंगस्टन लॉ, वॉरेन हैंगस्टन, लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट आ गया, द्वैत शासन आ गया। तो ये वाला टाइम जोन है ना, इससे बहुत क्वेश्चन आए हैं लिटरली। और क्या कहते हैं, अरे मैं बताते बताते भूल जाता हूँ यार इंपॉर्टेंट चीज।
और यही ऐसा टाइम जोन है 18 सेंचुरी, मिड 18 सेंचुरी से का, मध्य 18वीं शताब्दी का, जिसमें भारतीयों की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थिति बहुत तरीके से टूट गई थी। तो ये टाइम बहुत ही फ्रजाइल, बहुत ही नाजुक एरिया था। तो आगे बढ़ते हैं। पैसा कॉर्नवालिस ने और क्या गुण खिलाए? इसने भारतीय नागरिक संहिता, इंडियन सिविल कोड लागू किया था। और एक्चुअल में लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ये प्री में पूछा जाता है, भारतीय नागरिक संहिता का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन सिविल कोड, याद रखिएगा ये, ठीक है। उसके बाद ये एक्चुअल में एक बहुत बड़ा प्रशासनिक सुधार था, ये गवर्नेंस रिफॉर्म था, बहुत बड़ा, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म था। और इसने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए वेतन भी बढ़ा दिए थे, पर सिर्फ अंग्रेजों के बढ़ाए थे, ऊंचे तबके के लोगों के, जो हायर पोस्ट पे होते थे, लोअर पोस्ट के लोगों को नहीं बढ़ाया था, कि उनका पेमेंट नहीं बढ़ाई थी। उसके बाद इसने न्यायिक सुधार क्या किया कि इसने एक कॉर्नवालिस कोड लेके आया। एक्चुअल में यही कोड आगे चल के इंडियन सिविल कोड बनता है। तो और इसने शक्तियों का पृथक्करण कर दिया था कि पर्टिकुलर ये व्यक्ति ये जॉब करेगा, ये व्यक्ति ये जॉब करेगा, इसलिए तो उसने फिर बंदोबस्त भी लाया कि उन्हीं को जमींदारों को ही हक बना दिया, ठीक है। शक्तियों का बंटवारा करने के लिए कॉर्नवालिस कोड लेके आया था, और वही आगे चल के यूनिफॉर्म सिविल कोड बना था, इसलिए इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड का फादर कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और ये था 1786 से 93। उसके बाद आ जाते हैं हमारे भाई साहब लॉर्ड वेलेजली। तो पता नहीं इनकी कहाँ कहाँ से जली। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 तक रहते हैं। इन्होंने क्या किया, इनने एक नई कहानी लिख दी, सहायक संधि। सहायक संधि का मतलब होता है अंग्रेजों की सहायक संधि। इसमें क्या होता है कि ये आपको पहले पॉइंट बता देता हूँ, फिर एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले इस सहायक संधि एक कुल मिला के एक एग्रीमेंट होता था। एग्रीमेंट जो भी साइन करता था, जो भी डायनेस्टी साइन करती थी, सॉरी, जो भी राजा महाराजा अपने साम्राज्य के करते थे, उनको क्या करना पड़ता था कि अपने दरबार में ब्रिटिश सेना रखनी होगी, और एक ब्रिटिश अधिकारी, जिसको ब्रिटिश रेजिडेंसी कहते थे, ब्रिटिश रेजिडेंसी रखना पड़ेगा, जिसका खर्च राजा खुद उठाएगा, अंग्रेज नहीं उठाएंगे। दूसरा क्या किया कि बिना अंग्रेजी स्वीकृति के अन्य यूरोपीय देशों से कोई संधि नहीं करेगा। मीन्स पहले आप समझ लेते हैं कि जो भी इंडिया के राजा महाराजा, जैसे मराठा हो गए, मैसूर के हो गए, और उसके बाद राजपूतों ने एक्सेप्ट करी थी, हैदराबाद के नवाब ने एक्सेप्ट करी थी, इन्होंने क्या किया था कि जो भी हमसे ये सहायक संधि साइन करेगा, ये एग्रीमेंट साइन करवाएगा, वो उस राजा को हम पूरी प्रोटेक्शन देंगे, उस पर कोई हमला नहीं करेगा। इस छोटी सी चीज़ के बदले इन्होंने क्या क्या मांगा कि पूरे भारतीय राजाओं के दरबार में पूरी एक ब्रिटिश सेना रहेगी, जिसका खर्चा राजा उठाएगा। एक रेजिडेंट रहेगा, मतलब एक ब्रिटिश अधिकारी रहेगा, जिसका खर्चा भी राजा उठाएगा, पेमेंट और रहना खाना सब कुछ, पूरी सुख सुविधाएं, ये पूरे खर्चे डाल दिए राजाओं के ऊपर, ताकि ब्रिटिशर्स को अपनी सेना का बोझ ना सहना पड़े, ठीक है। उसके बाद मतलब अगर तुम अंग्रेजों की सहायक संधि साइन कर रहे हो, तो तुम बिना हमसे पूछे, मतलब बिना अंग्रेजों से पूछे, फ्रेंच से कोई डील नहीं कर सकते, और पोर्चुगल से, मतलब पुर्तगालियों से, कोई डचेस से डील नहीं कर सकते। ऐसी ये ट्रीटीज कर दी थी। और कई बेवकूफ महाराजा चले भी गए थे। मैंने आपको मराठा साम्राज्य में बताया था, वो बाजीराव द्वितीय, वो चला गया था इनसे साइन करवाने, तो कईयों ने मजबूरी में साइन करनी, नहीं तो युद्ध हो जाते। तो हुआ क्या कि हैदराबाद के निजाम, मैसूर, तंजौर, मराठा के वो क्या कहते हैं, छत्रपति, उस पेशवा ने सबसे पहले वो लोग थे, ये चार, जिन्होंने इसको स्वीकार किया और अपनी पूरी राजनीतिक स्वतंत्रता खो दी, क्योंकि किसी से बात नहीं कर सकते, अपनी सेना नहीं रख सकते, और जिसकी सेना अंग्रेजों की रख रहे हैं उसका खर्च उठाना है। एक आदमी है जो तुम्हारे हर काम में दखल कर रहा है, वो ब्रिटिश अधिकारी, रेजिडेंसी, वो खुद तुम्हारा कुछ नहीं करने दे रही। तुम अपने पॉलिटिकली, सोशली, स्ट्रेटेजिकली क्या कहते हैं, अपनी पूरी फ्रीडम खो ली है। तो ये नौटंकी हो गई थी। पर इनमें इस नीति से अंग्रेज बिना लड़े साम्राज्यों पर नियंत्रण कर लेते थे। अब कोई युद्ध ही नहीं बचा, बिना युद्ध के जीत लिया इन्हें, बताओ। इन राजाओं को बिना युद्ध लड़े जीत लिया। पर एक महान राजा था टीपू सुल्तान, साउथ का। टीपू सुल्तान युद्ध लड़ते लड़ते मर गया, पर उसने कभी भी इस नीति को स्वीकार नहीं किया, कभी नीति नहीं की, लड़ते लड़ते मरा। आप इसकी हिस्ट्री पढ़िएगा, मैं बताऊंगा।
ये युद्ध में मारा गया था, पर इसने कभी नहीं कहा कि मैं ये सहायक संधि साइन करूं, क्योंकि उसको पता था मैं अपनी क्या चीज खो रहा हूँ, सबसे वैल्यूएबल चीज, अपनी फ्रीडम खो रहा हूँ। ये चीज हो गई थी इनके साथ। उसके बाद अब ये पूरा टाइम जोन है, सबसे फ्रेजाइल टाइम जोन है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं यूपीएससी और स्टेट पीएससी में, मेंस में, प्री में। तो अपन देख लेते हैं कि इस टाइम की, ये तो हो गया टाइम जोन, अपन ने परख लिया इस टाइम पे क्या क्या हुआ था। अब अपन देख लेते हैं कि इस टाइम में सोशल पॉलिटिकल क्या चेंजेस हो रहे थे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं 1857 से 1805 तक अंग्रेजों द्वारा क्या क्या सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव किए गए थे, या फिर सुधार किए गए थे, अलग अलग करके पूछ लेते हैं। वो सामाजिक बदलाव, सामाजिक सुधार, सांस्कृतिक बदलाव, सांस्कृतिक सुधार, कुछ भी करके, मतलब चीज एक ही है, वो है ना स्मार्ट वर्क करना। पहला तो पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत हो गई थी। एक्चुअल में कई सारी फैक्ट्रियां खोल ली, सेना रख ली, उनके बच्चे हैं, पूरा अंग्रेज उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, तो इन्होंने अपने सैनिक स्कूल से, सॉरी इंग्लिश इंग्लिश स्कूल खोल लिए थे। फैक्ट्रियों में काम करने के लिए वर्कर चाहिए हैं, उनको भी इंग्लिश, अरे यार ये सॉरी मच्छर आ रहा था, ये पता नहीं, सॉरी फैक्ट्रियों में काम करने के लिए क्लर्क चाहिए, वर्कर्स चाहिए, उनको भी वो थोड़ी इंग्लिश आप, अरे यार ये मच्छर मच्छर आ रहा है यार, ये भाई चला जाए यार, अरे चला जा चला जा, अरे खैर सॉरी, क्लर्क वगैरह क्लर्क वगैरह के लिए अब उनको इंग्लिश बोलने के लिए अब कुछ कुछ चाहिए, तो वो अपनी शिक्षा बढ़ाने लग गए थे। तो धीरे धीरे भारतीय लोग भी उसमें ऐड होने लग गए थे। तो शिक्षा की शुरुआत हो गई थी, पश्चिमी शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन की। उसके बाद ईसाई धर्म प्रचार। ईसाई धर्म प्रचार मतलब आगे ईसाइयों का पता है, अभी भी कई लोग जो है इलीगली करते हैं कि अपने ईसाइयों में शामिल कर ले लेते हैं, धर्म परिवर्तन करते रहते हैं। इससे दो चीज़ें हुई थी, एक तो भारतीयों को लगा था कि हमारा अब धर्म खतरे में है, क्योंकि ये ईसाई में बदल रहा है, और कहीं ना कहीं एक दूसरी चीज असुरक्षा की भावना आ गई थी। जैसे देखो भारत में बौद्ध धर्म भी आया, जैन भी आया, सूफी संत आए, और क्या कहते हैं हिंदू धर्म आया, इवन मुस्लिमों का मुस्लिम धर्म आया, ईसाई धर्म, फारसी चित्रकला, वास्तुकला, सब कुछ आई। उसके बाद बहुत सी चीजें आई, इस्लाम आया था। पर ये चीज बहुत खराब थी, ये कन्वर्ट होना, कोई अपनी इच्छा से होना चाहे तो हो जाए, बिल्कुल शौक से हो जाए, मैं भी हो जाऊंगा अगर अपनी इच्छा से होना चाहूँ, पर कन्वर्ट करना इज नॉट अ गुड थिंग। तो उन्हें एक इनसिक्योरिटी होने लग गई थी कि यार ये चीज तो बहुत खराब है, और ऊपर से इतने सारे चेंजेस, आप पैसे भी ले रहे हो, टैक्स बहुत ज्यादा, कन्वर्ट भी कर रहे हो, तो यही छोटी छोटी चीजें आगे चल के 1857 में एक बहुत बड़ा गुस्सा बन के बाहर निकलती। वो कहते ना कि अब बहुत हो गई यार, अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, आगे पर पढ़ेंगे इन चीजों को। तो ये चीजें होने लगी, ये छोटी छोटी चीजें, कर ले लेना, पैसा भूख में मरे जा रहे हैं, सूखा अकाल पड़ रहे हैं, टैक्स तब भी ले रहे हो, धर्म परिवर्तन कर रहे हो। उसके बाद एजुकेशन हमें हमारी वाली मिल नहीं रही, ऐसी एजुकेशन पढ़ा रहे जो हमारे काम की नहीं है ना। उसके बाद एक असुरक्षा की भावना आने लग गई थी, धर्मों को खतरा होने लग गया था। उसके बाद पुराने व्यापारिक केंद्र खराब हो गए थे, जैसे कि, अरे यार फिर एक किला आ गया, जैसे कि ढाका, जो बहुत पुराने समय का बांग्लादेश का, मतलब उस समय बंगाल का क्या कहते हैं वो था व्यापारिक केंद्र। एक मुर्शिदाबाद था, एक भरूच, भरूच तो सिंधु घाटी सभ्यता से चला आ रहा था। ये पुराने ट्रेड सेंटर, स्पोर्ट्स बंद होने लग रहे थे, मतलब बंद तो नहीं, धीरे धीरे नष्ट होने लग रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों ने अपने नए पोस्ट बना लिए थे, नए पोर्ट बना लिए थे जिनसे ट्रेड होता था। तो पुराने, ये ट्रांजिशनल वाला फेज तो था, पर इतने ड्रास्टिकली चेंज होगा ये उस टाइम के भारतीयों ने नहीं सोचा था। दूसरी चीज, शहरीकरण का विकास होने लग गया था भाई, धीरे धीरे अंग्रेजों की संख्या बढ़ रही, अंग्रेज नहीं तो फिर भारतीयों, ऐसे भारतीय जो इंग्लिश बोलते थे, मतलब भारतीय ब्रिटिशर्स की, इंडियन ब्रिटिशर्स की संख्या बढ़ रही, तो इनके शहर बढ़ने लग गए थे, इनकी चर्च बढ़ने लग गए थे, डेवलपमेंट ऐसा बढ़ने लग गया था उनका। तो एक मिक्स्ड सिविलाइजेशन बनने लग गई थी, एक इंग्लिश, एक हिंदी, और एक क्या कहते हैं वो कॉमन। तो इस टाइप की चीजें होने लग गई थी। आगे अपन देखेंगे कि 1857 से 1805 तक और क्या क्या चेंज होने लग गए थे। अपन बढ़ते हैं आगे। तो अगला टॉपिक है 1757 से 1805 तक अंग्रेजों द्वारा क्या क्या आर्थिक बदलाव या सुधार किए गए। सबसे पहले तो इस टाइम जोन में एक चीज आ गई थी, धन का निष्कासन। ये थ्योरी है, सिद्धांत है, जिसको बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। मतलब इंडिया की सारी वेल्थ ड्रेन होके गटरस कहाँ जा रही थी, इंग्लैंड। मतलब भारत का कच्चा माल और एवं खजाना इंग्लैंड में भेजा जा रहा था। मैंने आपको बताया था कई गुना प्रॉफिट में भेजा जाता था, और इसका हिंदुस्तानियों को कुछ नहीं मिलता था। उसके बाद बात करें तो नई भू राजस्व व्यवस्था लागू हो गई थी,
एक तो अपन ने अभी पढ़ा है स्थायी बंदोबस्त, जिसकी ऊंची ब्याज दरें होती थी, जमींदारों को क्या कहते, जमींदारों ठेकेदारों को कह देते थे तुम पैसा लो, मतलब हमको तो 50 रुपये चाहिए तुमसे, बाकी के ऊपर का पूरा तुम्हारा, जितना तुम ले पाओ। तो ऐसी तैसी हो जाती थी किसानों की। इससे क्या हुआ, किसान कर्ज के जाल में फंस गया। भाई रोटी तो उसको चाहिए, शादी अपनी बेटी की करेगा, है ना, कुछ खाएगा, बोने के लिए भी तो अनाज चाहिए, तो ऐसे खर्च तो होते ही हैं, तो कर्जा करके घी पीते थे और क्या। और उसके बाद लघु कुटीर उद्योगों का पतन हो गया था, हस्तशिल्प का पतन हो गया था। हुआ क्या था कि सस्ते मशीनी कपड़ों से स्थानीय व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर जो भी, सब नष्ट हो गए थे। सस्ती मशीनें सस्ती कर देती है ना चीज़। अब यही मार्कर है, हाथ से कितनी दिन में बनेगा, ये टी शर्ट है, हाथ से कितने दिन में बनेगी, अरे कुछ लगा तो नहीं, और मशीनों से कितने दिनों में बनेगी। उसके बाद भारतीय निर्यातक देश से अपन आयातक देश बन गए थे। भारत एक निर्यातक देश था, दुनिया का सबसे बड़ा, पूरे वर्ल्ड की 25% इकोनॉमी इंडिया थी, उससे अपन एक आयातक देश बन गए थे, इंपोर्ट करने की नौबत आ गई थी अपन को। उसके बाद क्या हुआ, 1857 से 5 के अंग्रेजों द्वारा राजनीतिक बदलाव देख लेते भाई। राजनीतिक क्या हुए, सामाजिक सांस्कृतिक तो अपन ने अभी देख लिया पिछली स्लाइड में। देखते हैं कि पहला तो सत्ता हस्तांतरण हो गया था, पावर शिफ्ट हो गई थी। कैसे, मुगलों के पास थी पहले पावर, नवाबों के पास थी पावर, फिर उसके बाद मराठाओं के पास पावर आई, से अब अंग्रेजों के पास पावर आ गई थी। मतलब मुगलों, नवाबों, मराठाओं से अब अंग्रेजों के पास पावर शिफ्ट हो गई थी। अब पत्ता भी हिलता था तो अंग्रेजों की परमिशन से हिलता था। रियासतों का अंत होने लग गया था। जैसे कि जितने भी ये सहायक संधियां थी ना, उससे कई सारी रियासतों को कठपुतली बना लिया गया और एकता तोड़ दी उन सब की। मराठाओं को, जब मैंने अपनी इससे ही पिछली वीडियो में बताया है कि मराठे एक दूसरे का साथ नहीं देते थे, तो फिर कौन नहीं देगा। उसके बाद केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो पहली बार पूरे भारत में एक समान शासन चलाया जा रहा था, वो भी कलकत्ता से, मतलब वो भी अंग्रेजों से। सोचिए, ये तो अच्छी बात है कि पूरे देश में एक शासन जैसे अभी है, अच्छी बात है, लेकिन चला कौन रहा है? ब्रिटिशर्स किसके फायदे के लिए चला रहे हैं? खुद के फायदे के लिए। उसके बाद आ जाते हैं, ये पूरा जोन खत्म 1857 से 1805 वाला। अब आ जाते हैं नए जोन पे, जो कि है 1805 से लेकर 1857 के बीच में। ये अपना लास्ट पहलू है। इस समय पर कौन कौन से गवर्नर जनरल आए थे, उसके बाद इस टाइम जोन में क्या क्या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बदलाव हुए थे, वो देख लेते हैं इस टाइम में। उसके बाद आए थे 1805 में जॉर्ज बार्लो या बॉर्लो आए थे। 1805 से 1807 तक रहे थे। इन्होंने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, मतलब नो